नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और आज हम पढ़ेंगे कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। कोलरिज अंग्रेजी कविता की स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवियों में से थे। आलोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा कल्पना शक्ति का विवेचन है। कल्पना को दर्शन तथा काव्य के साथ पहले से ही जोड़ा जाता रहा है, परंतु विस्तार से जो विवेचन है वो कोलरिज ने किया है। अब कोलरिज का जो पूरा नाम है वो है सैमुअल टेलर कोलरिज। क्या नाम है पूरा? सैमुअल टेलर कोलरिज। और इनका जो समय काल माना जाता है वो 1772 से 1834 ईस्वी माना जाता है और इनका जन्म स्थान इंग्लैंड माना जाता है। कोलरिज ने कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था कोलरिज ने? कल्पना और फैंटेसी का। कोलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ के मित्र थे। कोलरिज का वर्ड्सवर्थ के साथ सहलेखन लिरिकल बैल्डस, यानी कोलरिज ने और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने साथ में मिलकर किस काव्य संग्रह का निर्माण किया? लिरिकल बैल्डस। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। कोलरिज से पूर्व कल्पना का संबंध काव्य तथा दर्शन के क्षेत्र में था। कोलरिज से पूर्व जो कल्पना का सिद्धांत था वो किस क्षेत्र में था? काव्य और दर्शन के क्षेत्र में। अब कोलरिज ने कुछ कृतियों का निर्माण किया है तो उनको देख लेते हैं। द फ्रेंड 1817 में, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 में, चर्च एंड स्टेट 1830 में, कन्फेशन ऑफ एन एनक्वायरिंग ये 1840 की इनकी रचना है। अब कोलरिज ने कुछ आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना की है, जिनमें पहली है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है उसके जो 13वां अध्याय है, उस 13वें अध्याय में कल्पना सिद्धांत के बारे में कोलरिज ने विस्तार से वर्णन किया है। और उनकी दूसरी जो आलोचनात्मक कृति है वो है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। अब कुछ विचारकों ने परिभाषा दी है कल्पना को लेकर, तो उनमें देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है कोलरिज की ही। कोलरिज कहते हैं कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी एवं विसंवादी तत्वों में संतुलन स्थापित करती है। कोलरिज कल्पना के बारे में कहते हैं कि ये क्या है? विरोधी शक्ति या विसंवादी जो तत्व है उनमें संतुलन या सामंजस्य का काम करती है। विरोधी और विसंवादी तत्व कौन से होते हैं? जैसे साम्य का वैषम्य के साथ, सामान्य का विशेष के साथ, प्रत्यय का बिंब के साथ, प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करती है? कल्पना करती है। तो ये कौन कहते हैं? कोलरिज। उनकी अगली जो परिभाषा है वो है शुक्ल की। शुक्ल कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना कल्पना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। तो क्या कहते हैं कि जो वस्तु हमसे दूर है, अलग प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीपता का अनुभव करना ही क्या है? कल्पना कहते हैं। और उसी को साहित्य वाले क्या कह देते हैं? भावना। और आजकल के लोग उसी को क्या कहते हैं? कल्पना। तो ये थी शुक्ल की परिभाषा। अब कोलरिज ने कल्पना सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु माने हैं वो देखते हैं। कोलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। सौंदर्य विधायिनी यानी सौंदर्य का निर्माण करने वाली, और सृजनात्मक शक्ति यानी सृजन करने वाली शक्ति के रूप में। अब कोलरिज जो है वो कोरी जीवनानुभूति को सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कलाकार की जो महानता है वो सृजन करने में है, और सृजनात्मकता के लिए क्या होना जरूरी है? कल्पना का होना आवश्यक है।
पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। कोलरिज कहते हैं, अब देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है? प्रतिभा को। और इसी तरह पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना को स्थान दिया गया है। जिस तरह भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का स्थान है, उसी तरह पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसका है? कल्पना का। कोलरिज कल्पना को काव्य सर्जना का मुख्य आधार मानते हैं और इसकी विशद विवेचना भी करते हैं। कोलरिज जो है काव्य सर्जना, काव्य के निर्माण का मुख्य आधार किसे मानते हैं? कल्पना को मानते हैं और इसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कोलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है वो किसकी शिला पर प्रतिष्ठित है? दर्शन एवं तत्व चिंतन। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। हृदयग्राही, हृदय को छूने वाला, मर्मस्पर्शी, मर्म को छूने वाला, इस तरह की जो कल्पना होती है उससे ही काव्य क्या बनता है? सजीव बनता है। कल्पना हृदय और बुद्धि, अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है, उनमें सामंजस्य का काम करती है। कल्पना दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सर्जना शक्ति है। तो ये थे कोलरिज की कल्पना सिद्धांत के कुछ बिंदु। अब कोलरिज ने कल्पना के 2 रूप माने हैं। कितने रूप माने हैं कोलरिज ने कल्पना के? 2, जिसमें पहला है मुख्य या प्राथमिक कल्पना, जिसको प्राइमरी इमेजिनेशन भी कहते हैं, और दूसरी है गौण या विशिष्ट कल्पना, इसको सेकेंडरी इमेजिनेशन भी कहते हैं। अब जो मुख्य कल्पना है और गौण कल्पना है, इन दोनों में क्या अंतर है उसको देखते हैं। कि जो मुख्य कल्पना है ये मानव ज्ञान की जीवंत शक्ति का प्रमुख माध्यम होती है। मानव का जो ज्ञान है उसकी जो जीवंत शक्ति है उसका प्रमुख माध्यम क्या है? मुख्य कल्पना है। और जो गौण कल्पना है ये मुख्य कल्पना की छाया मात्र या प्रतिध्वनि होती है। जो मुख्य कल्पना है वह क्या है? अचेतन है, अनैच्छिक है, यानी अनैच्छिक यानी सहज रूप से। और जो गौण कल्पना है वो कैसी है? चेतन है, जागृत है और ऐच्छिक है, मतलब इच्छा पर निर्भर है। और जो मुख्य कल्पना है वो क्या है? सृजन है, निर्माण है, यानी जो हमें दिख रहा है उसको क्रिएट करना। और गौण कल्पना क्या है? मतलब उसी को रिक्रिएट करना। वो क्या हो जाएगा? गौण कल्पना पुनः सृजन यानी रिक्रिएट करना क्या है? गौण कल्पना। मुख्य कल्पना जन साधारण में पाई जाती है। मुख्य कल्पना जो है वो साधारण लोगों में पाई जाती है, जबकि जो गौण कल्पना है वो कलाकार और दार्शनिक में पाई जाती है। मुख्य कल्पना निर्माण और संगठन करती है, जबकि जो गौण कल्पना है वो विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। मुख्य कल्पना का संबंध समझ से है, यानी अंडरस्टैंडिंग से है, जबकि जो गौण कल्पना है उसका संबंध किससे है? तर्क से है, रीजन से है। मुख्य कल्पना भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत मतलब जो हमारे पास आसपास का जगत है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक जगत। तो मुख्य कल्पना का संबंध किससे है? भौतिक जगत से। जबकि जो गौण कल्पना है वो कैसी है? आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार करने में सक्षम है। यानी गौण कल्पना के लिए सामान्य जगत के साथ साथ क्या है? बाह्य जगत की भी आवश्यकता होती है। अब दूसरा जो सिद्धांत दिया था कोलरिज ने वो दिया था फैंटेसी का। फैंटेसी को ललित कल्पना भी कहते हैं। फैंटेसी शब्द ग्रीक भाषा के फंतासिया से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के फंतासिया से बना है। पहले फैंटेसिया से फैंटेसी बना और फिर उसका संक्षिप्त रूप बना फैंसी। सबसे पहले क्या बना? फैंटेसिया, बाद में क्या बना? फैंटेसी, और फिर सबसे लास्ट में संक्षिप्त रूप में क्या बना दिया गया? उसी को फैंसी कह दिया गया।
हिंदी में इसे रम्य कल्पना, ललित कल्पना, स्वप्न कल्पना, परिकल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। जो फैंटेसी है उसको रम्य कल्पना, ललित कल्पना, स्वप्न कल्पना, परिकल्पना इस तरह के नामों से भी जानते हैं। अब फैंटेसी का अर्थ है मानव की प्रवाह रूप में काल्पनिक दुनिया निर्माण करने का अद्भुत सामर्थ्य। मानव की प्रवाह रूप में जो मानव के द्वारा जो काल्पनिक दुनिया का निर्माण करने का अद्भुत सामर्थ्य है, वही फैंटेसी का मतलब है। अब फैंटेसी के लिए कुछ विचारकों ने परिभाषा दी है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध कहते हैं कि फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, जीवंत समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। तो ये थी मुक्तिबोध की परिभाषा। और दूसरी परिभाषा है कोलरिज की। कोलरिज कहते हैं कि जब सृजनात्मक कल्पना अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होकर अति कल्पना या रम्य कल्पना के रूप में उस विस्मय लोक की ओर ले जाती है जहाँ तर्क की सीमा निःशेष हो जाती है, ऐसे स्वप्न लोक की संरचना फंतासी कहलाती है। अब देखिए, कोलरिज कहते हैं कि सृजनात्मक कल्पना यानी जिससे कोई रचना हो जाए, लेकिन वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाए, तो उसमें कल्पना से भी ज़्यादा कल्पना आ जाए, यानी अति कल्पना, कल्पना से भी ज़्यादा कल्पना आ जाए, तो उसे रम्य कल्पना या फैंटेसी के रूप में जानेंगे। और जहाँ तर्क की सीमा निःशेष हो जाती है, मतलब जहाँ तर्क की सीमा नहीं होगी वहाँ रचना कैसे होगी। तो इस तरह इसमें कल्पना से भी ऊंची कल्पना की बात कवि ने कही है। तो ऐसे स्वप्न लोक की जो संरचना है वो क्या है, फैंतासी कहलाती है। तो ये थी कोलरिज की परिभाषा कल्पना फैंटेसी को लेकर। कोलरिज से पूर्व कल्पना और ललित कल्पना को एक माना जाता था। कोलरिज से पूर्व कल्पना यानी इमेजिनेशन और ललित कल्पना यानी फैंसी को क्या माना जाता था, दोनों को एक ही माना जाता था। पर कोलरिज ने इन दोनों को क्या माना है, अलग माना है। अब देखते हैं कोलरिज ने दोनों में क्या अंतर माना है, तो उस अंतर को देख लेते हैं। इमेजिनेशन लैटिक इमाजिनाटियों से व्युत्पन्न है, यानी इमेजिनेशन यानी जो कल्पना है वो लैटिक इमाजिनाटियों से बना है, जबकि जो फैंसी यानी जो ललित कल्पना है वो ग्रीक भाषा के फांतासिया से व्युत्पन्न है। कल्पना का कार्य एकीकरण और समंजन है। कल्पना का कार्य क्या है, एकीकरण भी है और इकट्ठा करना भी है, जबकि जो ललित कल्पना है उसका कार्य केवल संयोजन है, यानी विचारों को समेटना या डेर लगाना है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, जबकि जो ललित कल्पना है वो प्रज्ञा या टैलेंट की उपज है। कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, जबकि जो ललित कल्पना है उसका संबंध मस्तिष्क से है। कल्पना आत्मिक होती है, कल्पना जो है वो आत्मिक होती है, जबकि जो ललित कल्पना है वो यांत्रिक होती है, बनावटी होती है, मशीनी होती है। कल्पना जो है वो क्या है, सृजन है यानी निर्माण है। जो ललित कल्पना है वो पुनः प्रस्तुति है, यानी वापिस से उसको रिक्रिएट करना है। तो इस तरह ये कोलरिज ने दोनों में अंतर माना है, कल्पना और फैंसी या ललित कल्पना में अंतर माना है। अब जो निष्कर्ष रूप में देखते हैं तो देखते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि कोलरिज का कल्पना सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्पना के द्वारा ही कलाकार जो है वो प्रतिबोधन और अवबोधन के बीच की खाई को पाटने में सफल हो पाता है। बुद्धि अनुशासित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, किंतु कल्पना वह जीवंत शक्ति है जिसके सहारे रिक्तता को पूर्णता में बदला जा सकता है।
तो इस तरह दोस्तों आज हमने पढ़ा कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, और मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहे। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।